हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। मैं नवीन मिश्रा आपके लिए एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने सी प्लस प्लस का एक एग्ज़ाम रिव्यू किया था। मेरे एक स्टूडेंट की आंसर शीट थी। उस आंसर शीट का मैंने रिव्यू दिया था कि उसने क्या गलतियाँ करी हैं। उसी सीरीज़ में आज के वीडियो में MCS 024 की आंसर शीट का मैं रिव्यू दूंगा आपको कि क्या उसने क्वेश्चंस में गलतियां करी हैं, कैसे उसको सही कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी दूंगा। तो मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, कमेंट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं इंस्पायर होकर और से और वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आप वीडियो की तरफ। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं फिर। MCS 024 ये जावा का एग्ज़ाम कोड है। 2019 का ये एग्ज़ाम है। तो मेरे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था, उसने अपनी आंसर शीट मंगवाई है। तो इस आंसर शीट का रिव्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को जैसे पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे आपको 1 के अप टू H तक। तो देखते हैं इसने क्या किया है। पहला क्वेश्चन था स्ट्रिंग बफर क्या होता है। स्ट्रिंग बफर क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या है। प्रोग्राम लिखो जो यूज़र विच टेक्स योर नेम एज इनपुट एंड प्रिंट इट इन अपर केस। तो देखिए इसने क्या किया है। ओके, स्ट्रिंग मीन्स वन इन अ प्रोग्राम हुई। देखिए अब ये गलत है, उसने आपको डिफरेंस की फॉर्म में पूछा है। बेटर है आप इसको ऐसे करो। आप क्या करते, एक बॉक्स बनाते, बॉक्स बना के प्रॉपर लाइन मारो, लाइन के इस तरफ स्ट्रिंग एक्सप्लेन करो, इस तरफ स्ट्रिंग बफर एक्सप्लेन करो। अगर आपको मान लो आंसर आता भी नहीं है और स्टिल आपको जस्ट डेफिनेशंस पता है, तो बेटर है ऐसे बना के इस तरफ स्ट्रिंग की डेफिनेशन और इस तरफ स्ट्रिंग बफर की डेफिनेशन लिख दो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन दिस वे। ठीक है ना, ये थोड़ा अच्छा लगता है। ओके, अब उसने लिखा है जो वो गलत है, क्योंकि वो कह रहा है कि स्ट्रिंग मीन्स मैंने प्रोग्राम हुई इनपुट अ नेम ऑफ एनी टाइप ऑफ देन। भाई उसने स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग क्लास पूछा है। ये स्ट्रिंग बताने लग गया कि स्ट्रिंग ऐसे होता है। यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास था, तो इसको ये बताना चाहिए था। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। मेरे पास शायद इसका PPT पड़ा है, तो वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ है क्या। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग एक्सप्लेन करने को बोला था उसने, स्ट्रिंग क्लास। कि यार अगर आप जावा में स्ट्रिंग बनाना चाहते हो तो आपके पास एक स्ट्रिंग क्लास है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखना होता है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो। ओके, तो ये लिखना चाहिए था, उसने एक गलत लिखा हुआ है। एंड देन यहाँ पे आप जैसे आप लिख सकते हो कि अगर आप जावा में स्ट्रिंग बनाना चाहते हो, C++ में स्ट्रिंग ऐसे बनता था, अब ऐसे नहीं बनता। जावा में हमारे पास 3 क्लासेस हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर का डिफरेंस लिखने को बोला था उसने। ठीक है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी। तो ये अगर उसने डेफिनेशन लिखी है, गलत लिखी है। इसके अलावा ये देखिए, ये एग्जांपल उसकी सही रहती कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू एक नेम ले लेता, इसमें कन्वर्ट करता, तो ये बेटर रहता। और अगर डिफरेंस लिखना था, तो ये मैंने किसी स्टूडेंट को पढ़ाया था, तो उसको नेट से ही डिफरेंस बताया था। तो दिस शुड हैव बीन द एग्जैक्ट डिफरेंस। तो जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है, आप चेंज नहीं कर सकते। मान लो आपने एक स्ट्रिंग लिया, ओके, आपने स्ट्रिंग बनाया, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, आपने डबल कोट्स में ABC लिखा। ठीक है, इम्यूटेबल का मतलब ये है अब ये स्ट्रिंग चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर तुम नेम इक्वल टू नाम चेंज करके XYZ करोगे तो चेंज हो जाएगा, ये डिलीट होगा, ये इसकी जगह ले लेगा। ये नहीं होता कि ABC के पीछे आप कुछ अपेंड कर सको। स्ट्रिंग्स जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल होते हैं, इनको चेंज किया जा सकता है। उसके बाद स्टोरेज एरिया, जब इस ABC को रखा जाएगा कहीं मेमोरी में, जब इनको रखा जाएगा तो कैसे रखा जाएगा। तो ये एक पूल बना के रखता है, स्ट्रिंग का अलग पूल बना होता है, उसमें से मेमोरी लॉट करता है। ये दोनों हीप की फॉर्म में काम करते हैं। उसके अलावा आप स्पीड का डिफरेंस लिख देते हैं कि ये स्लो है, ये फास्ट है। ठीक है ना, ये दोनों से फास्ट हैं, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास से। ओके, सो दिस इज़ व्हाट दे वर एक्सपेक्टिंग। तो इसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप लिखोगे भी तो एज यू कैन सी ये क्रॉस लगा हुआ है। उसके बाद इसने प्रोग्राम लिखा है, स्ट्रिंग NSTR, स्ट्रिंग S1 लिया, एंटर योर नेम, ये तो सही किया उसने, लेकिन उसने मेथड गलत लगाया है। ओके, यू सी दिस, ये मेथड गलत है। इसका मेथड क्या लगना था बताता हूँ आपको, शायद ये भी मेरी PPT में लिखा हुआ है मेरे प्रोग्राम में। यहाँ पे कुछ फंक्शंस लगे हैं लाइक कैरेट, कैरेट है। यहीं पे आप जैसे नेम डॉट लेंथ है, इसी तरीके से नेम डॉट अपर केस में लिखते तो ये हो जाता।
ठीक है ना। तो ये भी उसका गलत तरीका है, ठीक है ना। तो उसने कोड जो लिखना था एग्जैक्टली वो कोड नहीं लिखा है। ओके, तो ये उसके स्ट्रिंग की गलती है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, हाउ डज जावा हैंडल इवेंट्स, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू कैप्चर एन इवेंट जनरेटेड बाय इवेंट कीबोर्ड। ओके, तो ये थोड़ा मुश्किल है। जावा हैंडलिंग इवेंट क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बनाने के लिए आपने या AWT यूज़ किया होगा या स्विंग्स यूज़ किया होगा, जिसके अंदर आपने क्या किया है, एक ये बॉक्स बनाए हैं दो, मान लो, यानी यहाँ पे आपने जैसे लॉगिन करवाना है यूज़र से, लॉगिन करवाने के लिए यहाँ पे वो ईमेल डालेगा और यहाँ पे वो मान लो पासवर्ड डालेगा। डालने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे एक सबमिट बटन होगा, उस पर क्लिक करेगा, ठीक है ना। जब ये सबमिट बटन के क्लिक हो तब इसकी वैल्यूज़ को चेक किया जाए कि कहीं उसने ईमेल खाली तो नहीं डाली, एम्प्टी फील्ड तो नहीं डाल दिया है। चेक किया जाएगा कि उसके ईमेल में @ और डॉट साइन डाला हुआ है, ठीक है ना। पासवर्ड उसका 8 कैरेक्टर्स का है या नहीं है, उसने अपर केस लोअर केस को यूटिलाइज़ किया है नहीं किया। तो ये कोड जो आप लिखोगे ईमेल चेक करने का या पासवर्ड चेक करने का, ये तभी चलेगा जब सबमिट बटन पे क्लिक होगा, उससे पहले ये कोड ना चले। दिस इज कॉल्ड इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग means a particular set of code to be executed only when particular event occurs. The various events are like key press, key up, key down, mouse clicked, mouse dragged, action event and so on. तो इसमें से आपको एक प्रोग्राम करना था। अब उसने स्पेशली आपको कीबोर्ड इवेंट पूछा था। कीबोर्ड इवेंट मेन 3 होते हैं, की प्रेस्ड, की रिलीज्ड एंड की टाइप्ड। की टाइप्ड होता है जैसे A to Z हो गया, 0 to 9 हो गया, या कोई स्पेशल सिंबल हो गया, जो आप प्रेस करोगे तो वो टाइप हो जाएगा, तो वो की टाइप्ड होता है। की प्रेस्ड एंड की रिलीज जो होते हैं, ये जैसे अप की, डाउन की, एंटर, शिफ्ट जो आप कीज प्रेस करते हो उस पर वर्क करता होता है। इसके लिए आपको एक import java.aw.event पैकेज, सब पैकेज को कॉल करना पड़ेगा। उसके अंदर से आपको की इवेंट क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा, लाइक क्लास, कीबोर्ड, एक्सटेंड्स, माई इवेंट, इम्प्लीमेंट्स, की लिसनर, इसका लिसनर भी इम्प्लीमेंट करना था। ओके, तो देखें इसने ये सब किया है। इसमें यूटिल का कोई लेना देना नहीं है। एक्सटेंड्स इवेंट गलत है, की इवेंट क्लास थी, रन मेथड तो होगा ही नहीं, इसने सारा कुछ मिक्स कर दिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी डाल दिया। तो देखो बेटा, स्ट्रेंथ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम कह रहे हो कि मैं लिख के आया हूँ आपको नंबर दे देंगे, सॉरी ऐसा कुछ नहीं होगा। सही लिखो तो नंबर मिलेंगे, नहीं तो आपको जीरो, एकदम जीरो मिलेगा, एज यू कैन सी हियर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, दिस कीवर्ड इसने अच्छा एक्सप्लेन किया है, उसने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया है पर बाद में उसने सही कर दिया है। दिस कीवर्ड क्या होता है कि अगर क्लास के अंदर आपका जो वेरिएबल है ये ए बी, और जो आपने आर्गुमेंट्स लिए हैं ए बी, अगर वो सेम हो जाएं तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो सकता है अगर आप ए इक्वल टू ए लिखोगे तो कहता है इससे बचने के लिए आप क्या लिखोगे, यहाँ पे दिस डॉट ए, एज यू कैन सी उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस रिप्रेजेंट करता है क्लास के अंदर वाले वेरिएबल्स ए और बी को। ये लाइन नहीं लिखनी चाहिए थी इसको, ठीक है, ये 2 लाइनें नहीं लिखनी चाहिए थी इसको, बाकी सब ठीक था, बिल्कुल सही है। क्लास मेन बनाई, मेन फंक्शन बनाया, बाकी सब ठीक था, इसको नंबर भी मिले हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। अब ये 1 मिला है, 2 मिले, आई डोंट नो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कितने मार्क्स मिले हैं इसको। वैसे ये ठीक है, कोड इसका काफ़ी हद तक ठीक है, ठीक है ना। अब ये पैकेज इंपोर्ट किया है, इसको यूटिलाइज़ किया नहीं आपने, क्यों, इस लाइन को क्यों लिखा है आपने, समझो तो सही। अगर आप इंपोर्ट पैकेज लिख रहे हो तो स्कैनर वाला कोड तो लिखो, और ये कोड ओपन चल रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी ठीक है इसका, ये कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो गलती होती है। ओके, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत वीक होती है। सो बाय दिस वी विल यूज़ फॉर व्हेन आवर इनिशियलाइज, व्हाट इज़ दिस, ये इसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपको अप टू द टर्म लिखना है, ये नहीं है कि एक पैराग्राफ लिख दिया है तो हमें नंबर मिल जाएंगे। तो सिंपली लिखो कि दिस कीवर्ड इज ऑटोमेटिकली प्लेस्ड इन ऑल द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास। If method parameters and the class variables are of same name, then we can avoid the name conflict by using the this pointer. So this should have been the explanation. Okay, आगे चलते हैं। जनरेटर सर्कल इन एप्लेट, ये बहुत आसान है। ओके, कोशिश तो करी है इसने, लेकिन पहले इसने खुद ही काटा है फिर सही किया है। कोशिश तो करी है लेकिन काफ़ी गलतियां करी हुई हैं, पर काफ़ी हद तक ठीक है इसका ये। तो अगर मैं आपको टाइप करके दूं तो import java डॉट यूटिल डॉट, यूटिल की तो ज़रूरत ही नहीं है, एप्लेट पैकेज होता है एक, फिर होता है AWT पैकेज, फिर जैसे पब्लिक, आपको माई एप्लेट क्लास को, अपनी क्लास को पब्लिक रखना जरूरी होता है। पब्लिक क्लास माई एप्लेट, एक्सटेंड्स एप्लेट, ये इनबिल्ट क्लास है जिसको कॉल करोगे आप। इसके अंदर मेन मेथड नहीं होगा तो मेथड होगा पब्लिक वाइड पेंट, और ग्राफिक्स क्लास एज ए पैरामीटर जाएगी। अगर आप
सर्कल ड्रा करना चाहते हो तो आपके पास ड्रा ओवल मेथड होता है। ओके, तो ओ बड़ा होगा, डी छोटा होगा, ये रूल होता है। उसके बाद पहले होती है आपकी एक्स वाई पोजिशंस, फॉलोड बाय द रेडियस एक्स एंड रेडियस वाई। ये 4 पैरामीटर्स आपने देने होते हैं। तो इसको आप कैसे लिखोगे, लाइक 100, 200 एक्सिस पे आप ये ऑब्जेक्ट बना दे 50/50 का। अगर सर्कल बनाना है तो दोनों रेडियस सेम कर दो, अगर इलिप्स बनाना है तो रेडियस आप अलग अलग कर सकते हो। और अगर आप एप्लेट को चलाना चाहते हो तो आपको एक कमेंट बना के एप्लेट टैग भी डालना पड़ेगा बीच में। एप्लेट कोड इक्वल टू जो आपकी क्लास का नाम है, माई एप्लेट डॉट क्लास। इसमें विथ कितनी है, मान लो 400 पिक्सल की, 400x400 का बना लो। 400 हाइट कितनी है, 400, बस और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और अपना एप्लेट टैग बंद कर दो, ठीक है ना। इसको सेव करो माई एप्लेट नाम से एंड दिस शुड रन। तो ये रहा आपका कोड, ठीक है। तो हाँ भाई, मेन मेथड, सॉरी मेन मेथड नहीं लगता, फिर पेंट भी लगा दिया। ओके फाइन। उसके बाद जी इक्वल टू नेक्स्ट ओवल, ओके इक्वल टू, भाई बहुत गलतियाँ कर दी, 0 नंबर। वैसे यार इतनी नजायज, इसको 2 नंबर मिलने चाहिए थे, एक आधा नंबर मिल जाता। बाकी चलिए क्या क्या कर सकते हैं, टीचर्स की अपनी चेकिंग है। आई थिंक 1-2 नंबर मिल जाने चाहिए थे इसको। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेशन ट्रैकिंग इन जावा, डिस्कस एनीथिंग यूज्ड फॉर सेशन ट्रैकिंग। आई थिंक इसने ये छोड़ दिया है, हाँ ये छोड़ दिया है, थोड़ा मुश्किल भी है क्वेश्चन। सेशंस डिफरेंट पार्ट आ जाता है, थोड़ा मुश्किल है, चलिए कोई बात नहीं। डिफरेंशिएट बिटवीन सुपर क्लास एंड सब क्लास, राइट ए प्रोग्राम जावा टू शो द यूज ऑफ। ओ मैन, ये किसने क्यों छोड़ा, ये तो बहुत आसान है, ये तो इनहेरिटेंस है, ये इनहेरिटेंस है। ओके, सुपर क्लास एंड सब क्लास। सुपर क्लास और सब क्लास क्या होता है, अगर आप एक क्लास बना रहे हो बेस तो ये सुपर क्लास होगी, और एक आप क्लास बना रहे हो चाइल्ड एक्सटेंड्स बेस तो ये आपकी चाइल्ड क्लास होगी। अगर यहाँ पे आपने एक ए बी वेरिएबल लिए हैं कुछ, तो इन ए बी वेरिएबल्स को यहाँ पे यूटिलाइज़ किया जा सकता है पब्लिक वॉइड गेट में। यहाँ पे आप ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 कर सकते हो। जब आप मेन क्लास इंप्लीमेंट करोगे, लाइक क्लास मेन क्लास, ओके, और इसके अंदर अगर आपका मेन फंक्शन है, रख सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, चाइल्ड C1 इक्वल टू न्यू चाइल्ड, और आप C1 डॉट गेट मेथड कॉल कर सकते हो। तो ये इनहेरिटेंस है, कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी अगर आपको पेपर में पूछा जा रहा है तो ये इनहेरिटेंस ही है। ये सुपर क्लास है, ये सब क्लास है। सुपर क्लास पेरेंट क्लास की तरह काम करती है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को चाइल्ड क्लास यूज़ करती है। एक चाइल्ड क्लास का एक ही पेरेंट हो सकता है, इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड होगा, ऑब्जेक्ट फिर चाइल्ड क्लास का ही बनता है। दिस शुड हैव बीन द एक्सप्लेनेशन, और इसको इसी तरीके से डिफरेंशिएट करता। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेप्शन इन जावा। तो देखिए इसने एक्सप्लेन किया है क्या, एक्सेप्शंस इन जावा। हाँ, ये एक्सेप्शन का ही क्वेश्चन है। तो क्या इसको कुछ मार्क्स मिले हैं, ट्राई कैच लगाया है, बिल्कुल सही, 2 मार्क्स मिले हैं। इसकी इंग्लिश वीक में भी, इसलिए मीन्स व्हेन इज देयर एनी रॉन्ग कैलकुलेशन इज गिवन बाय द यूजर। एक्सेप्शंस आर द रन टाइम एरर्स, ये सबसे पहले एरर होनी, पहली लाइन होनी चाहिए। एक्सेप्शंस आर द रन टाइम एरर्स, समटाइम्स योर प्रोग्राम रन सक्सेसफुली बट इट माइट शो यू द रॉन्ग आउटपुट और द एग्जीक्यूशन इज स्टॉप्ड इन बिटवीन, that is because of the runtime errors in the Java. To handle these runtime errors, we implement exception handling. There are various kinds of exceptions, and if we want to handle it, we have to use different keywords. The 5 main keywords used in exception handling are try, catch, throw, throws और finally। ये सब लिखना चाहिए था, इन्होंने लिखा ही नहीं है। न्यू इंट, ओके, ऊपर आप सही कर रहे हो, नीचे क्या हो गया आपको, यहाँ पे इसने एक जगह नेक्स्ट इंट सही लगाया है। जस्ट अ सेकंड, देखूँ जरा कहाँ पे सही लगाया था इसने, ये देखो, यू सी दिस, नेक्स्ट लाइन बहुत अच्छा लगाया है, नेक्स्ट इंट भी लगा ही लेता। अब ये इसको गलत न्यू कर दिया उसको, क्यों भाई, चलते चलते आपको क्या हो जाता है, लिखते लिखते कुछ हो ही जाता है। आपको लिखना था आपने नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट इंट, तो आप न्यू इंट लिख के बैठे हो। पर चलो, उसने कोई गलती नहीं निकाली है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कंसिडर करती है। कैच नहीं चलेगा, कैच में आपने एक्सेप्शन ही एज आर्गूमेंट नहीं लिया है, इसलिए ये एरर है, ठीक है ना। और a इक्वल टू S1 डॉट नेक्स्ट इंट b, इसीलिए उसने नंबर काटे हैं, काफ़ी हद तक ठीक किया है, लेकिन 2 नंबर ही दिए हैं आपको, बिकॉज दिस स्मॉल मिस्टेक्स। परफेक्ट रखो, छोटा रखो कोड, लेकिन परफेक्ट रखो, गलतियां हो तो मीनिंगफुल हो, ऐसी गलतियों पे नंबर कटेंगे ही कटेंगे। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद आया है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, बहुत आसान टॉपिक, बहुत कॉमन है। अब कंस्ट्रक्टर मीन्स व्हेन वी मेक, अब देखो इसमें भी उसने गलती काट दी है। अब ये कटिंग मत करो यार, कटिंग नहीं करनी चाहिए,
ओके, ये क्लास के अंदर मेथड बना रहा है। गेट फंक्शन क्यों बना रहे हो भाई? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में 2 कंस्ट्रक्टर बनाओ ना। ये क्या कर रहे हो आप? कॉल भी नहीं किया है, 0 मार्क्स। ठीक है ना? तो स्ट्रेंथ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में आपने 2 कंस्ट्रक्टर बना के दिखाने थे। ठीक है ना? अगर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता तो लेट से क्लास ए है, इंट ए वेरिएबल ले लिया, एक ये बना लिया वेरिएबल कंस्ट्रक्टर आपने, ये कंस्ट्रक्टर है जिसमें ए की वैल्यू 0 कर दी, और एक आपने पैरामीटराइज बना दिया इंट एक्स, इसको आपने ए की वैल्यू एक्स कर दी, और जब इसको कॉल करते क्लास टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है ना, वॉइड मेन स्ट्रिंग args, फिर इसके अंदर आके आप क्या करते, इसका ऑब्जेक्ट बनाते a1 इक्वल टू न्यू ए, ये पहला चलता, और फिर a स्पेस a2 इक्वल टू न्यू ए, इसके अंदर कोई वैल्यू डाल देते, ये आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बिल्कुल सही होता। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन उसका डन। फिर उसने क्या किया है, Q4, ओके, सीधा इसने 2 3 छोड़ दिए, चेक्ड एक्सेप्शंस छोड़ दिया, राइट ए जावा प्रोग्राम टू फाइंड वेदर गिवन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द इंटीजर एरे ऑफ साइज 10 और नॉट। भाई ये सिंपल लीनियर सर्च का प्रोग्राम आप सीधा लिख सकते थे, ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, मेरी वीडियोज़ में देख लेना। लेआउट मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी आता है पेपर में, लेआउट मैनेजर्स का ध्यान रखो। सेकंड क्वेश्चन ठीक था यार, एक 5 नंबर का ऊपर छोड़ देते, लेकिन बाकी सही था। ओके, सॉकेट प्रोग्रामिंग बच्चे छोड़ देते हैं, मुश्किल होता है थोड़ा। थ्रेड्स भी ठीक है, इवेंट्स भी ठीक है, लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आप कर सकते थे। फोर्थ क्वेश्चन, ओके, राइट अप जावा प्रोग्राम टू क्रिएट शेप क्लास ओवरलोड। ओके, फोर्थ का ये देखिए क्या किया है इसने, क्लास शेप कंस्ट्रक्टर बंद कहाँ किया है, वर्ड एरिया सेम नेम, क्या कर रहे हो भाई मेरे, बहुत अच्छे। हाल ही इतना ख़राब है, क्या करें बच्चों का। चलिए मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। तो क्लास शेप डबल पाई वेरिएबल, शायद आपको पाई की ज़रूरत पड़ेगी, 3.14, किस किस का उसने निकालने को बोला था, एरिया ऑफ सर्कल एंड रेक्टेंगल, तो सर्कल के लिए आपको चाहिए था कोमा आर रेडियस, कोमा एरिया, कोमा एल एंड बी, एल लेंथ एंड ब्रेथ के लिए रेक्टेंगल का। ओके, उसके बाद आप चाहें स्कैनर लगा लो, अगर आप स्कैनर लगाना चाहते हो, है ना। बाकी उसने इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चलाने के लिए आपको इंपोर्ट पैकेज लगाना पड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, एक गेट मेथड बना लीजिए, उसके अंदर वैल्यूज़ पूछ लेना आप, या वैल्यू सेट कर दो। हम ऐसा करते हैं, ये लाइन बचा ही लेते हैं, इसको नहीं करते, ठीक है, सीधा वैल्यूज़ रखेंगे। तो आर की वैल्यू आप जैसे 3.4 कर दो, एल की वैल्यू 5 कर दो, बी की वैल्यू 6 कर दो। ओके, फिर हम बनाएंगे वॉइड, इसने क्या किया है, एरिया मेथड बनाना है। ओके, एरिया, सो यहाँ पे एरिया मैं नहीं ले सकता वेरिएबल, ए आर ले लूँगा, और इस पे क्या करूँगा, ये मेरा मेथड होगा कैलकुलेट एरिया फॉर सर्कल, I'll simply say AR equals to pi multiply R and system dot out dot println area of circle equals plus AR। क्लास एक और बनाना था void area, अब ये सेम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आपको पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। तो लेट्स से डबल एल कोमा डबल बी, और यहाँ पे आप क्या करते, यहाँ पे आपको एल बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ओके, ये भी मैं हटा सकता हूँ, एंड मैंने क्या करना था, ए आर इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये लाइन रिपीट करता, मैसेज चेंज करता, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंड दैट्स इट, ये हो गया क्लास। जो मर्जी नाम रखो, ओवरलोड, मेन फंक्शन मैं लिख चुका हूँ, बार बार नहीं लिखूँगा। ऑब्जेक्ट बनाओ शेप का, शेप सर्कल इक्वल टू न्यू शेप, ये आप क्या करो, सर्कल डॉट एरिया मेथड कॉल कर लो, फिर शेप रेक्टेंगल इक्वल टू न्यू शेप रेक्टेंगल डॉट एरिया, यहाँ पे एल और बी की वैल्यूज़ दे देते हैं, ते यू गो, दैट्स इट, हो गया। ये आपका ओवरलोडिंग का प्रोग्राम था 6 नंबर का। इसने कंस्ट्रक्टर्स भी बनाने को बोले थे, तो ओके, तो यहाँ पे मैं एक
शेप नाम का कंस्ट्रक्टर बना देता। तो भाई फिर गेट हटा लो यहाँ से, सीधी सी बात है, फिर गेट क्यों बनाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ही वेरिएबल डिफाइन कर दो, पी आई इक्वल टू 3.14, आर इक्वल्स टू 2.5 एंड ए आर इक्वल्स टू 0.0, या कुछ मर्जी वैल्यू रख दो। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया। फाइन। इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम इन जावा, लिस्ट एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ ईच क्लास। ओके, तो देखें इसने क्या लिखा है भाई इसमें, स्क्रिप्ट इट, वेरी गुड भाई। एक क्वेश्चन करने के लिए आपने इतनी मेहनत करी है, उसमें भी 0 नंबर लिए हैं आपने। चलो क्या करें। गार्बेज कलेक्शन, ये मेरी वीडियो में भी है गार्बेज कलेक्शन, आप वहाँ से देख सकते हो। इसकी एक मेरी सीरीज़ है, सीरीज़ में मैं गार्बेज कलेक्शन का लिंक डाल दूंगा। तो भाई ये गलत है, बहुत बुरा हाल है इसमें कोई नंबर, गार्बेज कलेक्शन में कुछ मार्क्स कट किए हैं इसने, नहीं अगेन 0, 4 लाइनें लिखी वो भी गलत। ओके 0 इतना लिखा, 2 शीटें भरी, 0 नंबर दिया है इसलिए आपको टीचर ने। तो मिस्टेक्स हैं इसीलिए 0 नंबर मिला है। ओके, व्हाट इज़ एन इंटरफेस, शो इन क्लास इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस। तो ये भी भाई इंटरफेस ठीक है, इंटरफेस क्लास बनाई है, इंटरफेस कहाँ बनाया इसने, इम्प्लीमेंट्स ए इंटरफेस नहीं है यार, क्या कर रहे हो ए के अंदर, इंटरफेस तो कीवर्ड ही नहीं लगाया आपने। चलिए फिर 1 नंबर। ओ मैन, आपने इतना बड़ा कोड लिखा है और आपको सिर्फ 1 मार्क मिला है, क्या कर रहे हो आप 5 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है ना। इंटरफेस तो बनाया ही नहीं भाई, इंटरफेस का प्रोग्राम कहाँ पे है, क्या लिख रहे हो यार। इंटरफेस मीन्स व्हेन वी इनहेरिट द मल्टीपल क्लासेस। यार इंटरफेस होता क्या है, इंटरफेस आर जस्ट लाइक क्लासेस, इंटरफेस क्या कर रहे हो आप। चलिए कोई बात नहीं। फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, जावा बीन्स तो डेफिनेटली लिखा होगा, मेरे को पता है स्टूडेंट्स का नहीं लिखेंगे जावा बीन्स, देखा, तो ये छोड़ दिया आपने। क्लास एंड ऑब्जेक्ट, चलो ठीक है, ये आसान टॉपिक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो आना चाहिए, ये भी कट है आपका, ठीक है ना, 1 नंबर फिर भी दे दिया है। फिर उसने क्या बोला है, एप्लेट आर्किटेक्चर, ओके इसने लाइफ साइकिल बनाया है लेकिन कोई नंबर नहीं मिले हैं। असेस स्पेसिफायर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, फ्रेंडली, कोई एक्सप्लेनेशन का कोई मार्क नहीं। इंग्लिश वीक है, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो कोई नंबर नहीं मिलेगा। बिटवाइज ऑपरेटर्स इन जावा, बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये कौन से ऑपरेटर हैं भाई, क्या कर रहे हो, ये पता ही नहीं आपको। फिर इसके बाद क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड कहाँ से आ गया, 3 भी अब कर रहा है जाके, थर्ड का बी। ओके, नंबर तो फिर भी नहीं मिले, लिख लो जो लिखना है, नंबर तो मिलेंगे नहीं। और मेनली मेंशन एनी 3 मेथड्स ऑफ थ्रेड क्लास। ओके, तो नोटिफाई ऑल, ए कैपिटल एंड रिज्यूम, इसके नंबर मिलने चाहिए थे, या टीचर की गलती है। ये तीनों मेथड ठीक हैं इसके, दिस इज़ अ राइट एक्सप्लेनेशन, यानी मेथड के नेम सही लिए हैं उसने। अब नंबर कटेंगे, अब क्यों कटे हैं ये देखना पड़ेगा आपको, पर ये ठीक है, ये तीनों मेथड होने चाहिए थे। उसके बाद इसने बाद में सॉकेट को एक्सप्लेन किया है, 0 टीचर, ये बहुत टफ चेकिंग है, कुछ मार्क्स मिल जाते हैं इसको, इसके जितने भी मार्क्स है, ये पास तो नहीं हुआ है जो दिख रहा है। आई थिंक फिर भी इसके 5 नंबर से 6 नंबर इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है ना। बाकी यार देखो, मैंने आपको वीडियोस बना के दी हुई, चाहे इंग्लिश में है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में वो कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा तो मेरी प्रेजेंटेशंस की स्क्रीनशॉट ले लो, वही मैटर लिखने वाला है। जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, वो मैटर लिखने वाला है, ठीक है ना। तो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो भैया, अगर मेरी वो सीरीज़ नहीं समझ आ रही है इंग्लिश वाली, कोई बात नहीं, उसका स्क्रीनशॉट और वो लिख लो। और देखो, आप लोग हिंदी में वीडियोस देखते हो, हिंदी को अगर आप इंग्लिश नहीं बना पाओगे तो कहाँ से नंबर लोगे। कंसेप्ट अगर आता भी है तो आपसे नहीं लिखा जा रहा है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसीलिए मेरी वीडियो स्टार्टिंग में इंग्लिश में थी, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगली वीडियो पे, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।